डियर स्टूडेंट्स, आज हम एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी का एक पार्ट है फसलें। और फसलों में विभिन्न प्रकार के जो टॉपिक इस प्रकार के हैं जिनको पहले हमें फसलें चालू करने से पहले कवर कर लेना चाहिए, जो हमारे स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज भी करते हैं। इस प्रकार के कुछ बिंदु उसके लिंग के संदर्भ में प्लांट्स में किस प्रकार की लिंग समस्याएं होती है, इस प्रकार की चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो कोई भी पौधा है, चाहे फल वृक्ष है चाहे सब्जी का पौधा है, उसमें जो फूल होते हैं, भाई फूल या तो नर फूल है या मादा फूल है, उसके निषेचन के उपरांत ही बीज का निर्माण होता है। तो उनकी स्थिति कैसी है? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एक लिंगी है पौधा, द्विलिंगी है पौधा या उभयलिंगी है फूल। एक तो पौधा है, एक फूल है, ये दोनों भी अलग अलग है। फूल अलग है, पुष्पक्रम अलग है। इस सब चीजों में बहुत अच्छा एक डिटेल्ड मैंने क्लास तैयार की है। इस पर चर्चा करने के बाद आपको इस प्रकार की जो कंफ्यूजन्स है वो आपको नहीं आएंगे। तो मैं आज ये इस प्रकार की चीजें आपसे चर्चा करूंगा। देखिए, जो लैंगिक आधार पर मतलब जो पौधा होता है, ये तो तय है कि पृथ्वी पर कोई भी जीव है, चाहे वो सूक्ष्म जीव है, चाहे पेड़ है या पौधा है, सब में प्रजनन तो होता है। प्रजनन का मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का निर्माण, जनन, रिप्रोडक्शन यानी संतति का निर्माण करना। अब ये संतति का जो निर्माण होता है, कुछ पौधों में अलैंगिक प्रकार से भी होता है, अलैंगिक जनन भी होता है, और मुख्य लैंगिक जनन होता है। तो अलैंगिक जनन या लैंगिक जनन की बात, अलैंगिक जनन की तो हम उद्यान विज्ञान में करेंगे, जहां पर हम वानस्पतिक प्रसारण की बात करेंगे, वानस्पतिक प्रवर्धन की बात करेंगे, फल वृक्षों की पौध तैयार करने की बात करेंगे, नर्सरी में प्रवर्धन के द्वारा कौन कौन सी विधियों से पौधे तैयार कर सकते हैं उसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल में सभी पौधों में जो लिंग की बात आती है, नर पौधा, नर फूल, नर पुष्पक्रम या जो है इस प्रकार की बात है, उस पर थोड़ी चर्चा करूंगा, किस किस प्रकार से इनकी स्थिति होती है पौधों पर। तो देखिए, लिंग के आधार पर जो पौधे होते हैं, जो तीन प्रकार के पौधे होते हैं। एक तो पौधे होते हैं एक लिंगी पौधा होना, द्विलिंगी पौधा होना या उभयलिंगी पौधा होना। तीन प्रकार के पौधे हो सकते हैं पूरी सृष्टि में, पूरी पृथ्वी पर। वो कैसे कैसे होते हैं? ऐसे पौधे जिन पर केवल एक ही लिंग पाया जाता है, यानी नर पौधा, नर तो फूल अलग पौधे पर और मादा फूल अलग पौधे पर। नर और मादा पौधे जब अलग अलग स्थिति, अलग अलग पौधे पर होते हैं, तो ऐसे पौधों को एक लिंगी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? एक लिंगी कहते हैं। ऐसे पौधे जिनमें नर और मादा अलग अलग पौधे पर होते हैं। और इसको आप बहुत अच्छी तरह जानते हो, पपीता में होता है, सब जानते हो आप लोग, पपीता में होता है और खजूर में होता है। पपीता और खजूर के अलावा जो है ये मुख्य रूप से पपीता और खजूर में होता है। और भी होता है, हेम्प, एक भांग का पौधा होता है, उसमें भी इस प्रकार के पाए जाते हैं। परंतु हम जो हमारे सिलेबस की बात करें, उसमें पपीता और खजूर में नर पौधा अलग, मादा पौधा अलग। एक पे नर पौधे फूल आएंगे, एक पे मादा फूल आएंगे। ये भी आप भली भांति जानते हैं कि जो बीज का निर्माण है या फल का निर्माण है, हमेशा मादा पर ही होता है। तो अगर कहीं पर नर पौधा या नर ही नर पौधे उग गए, तो वहां पर किसी प्रकार के फल और बीज का निर्माण तो होगा ही नहीं। मादा का होना आवश्यक है। अकेले मादा ही मादा हो गई तो भी फल फूल निर्माण होना असंभव है, क्योंकि उन पर निषेचन नहीं होगा, नर नहीं होगा तो निषेचन नहीं होगा। जब हम पपीता की खेती पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा भी होगा कि जो है पूरे, जब बाग लगाते हैं, बगीचा लगाते हैं पपीता का, तो उसमें निर्धारण करना आवश्यक है कि 10:1 का हम जो है अनुपात रखते हैं। किसका? 10:1 का। ये अनुपात काहे का है भैया? ये अनुपात है 10 मादा पर 1 नर पौधा होना। पूरे बगीचे में 10% पौधे, 10% पौधे नर के होना चाहिए। 90% पौधे काहे के होने चाहिए? आपके 90% पौधे मादा के होने चाहिए।
इस प्रकार का अनुपात रखकर पौधों का संख्या का निर्धारण किया जाता है बगीचे में पपीता की केस में, क्योंकि नर पौधा अलग होता है, नर फूल अलग होता है और मादा फूल अलग अलग पौधे होते हैं और इनको एक लिंगी पौधा कहते हैं। एक बात ध्यान रखें, यहां पर देखो हिंदी और अंग्रेजी में थोड़ा चक्कर है भैया। हिंदी और अंग्रेजी में क्या चक्कर है? एक लिंगी को डायोसियस कहते हैं। डाई, डाई लिखा हुआ देखो यहां पर डाई, जबकि यहां पे एक लिखा हुआ है। इस कंफ्यूजन को ढंग से दूर कर लें, क्योंकि ये हिंदी तो हमारी भाषा है, अंग्रेजी और दूसरे देशों की भाषा है। उन्होंने डाइकोसियस कहा इसको, यानी डाई मतलब दो अलग अलग, वो ऐसे मानते हैं कि सब नर पौधा अलग मादा पौधा अलग, डाई डाई माना है उन्होंने। हमने क्या माना है? एक लिंग, एक पौधे पर एक लिंग। आपको तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए अंग्रेजी का शब्द का अवलोकन जरूर कर लेना है कि एक लिंगी को डायोसियस कहते हैं, एक लिंगी को डायोसियस कहते हैं। दूसरा होता है भैया द्विलिंगी पौधे, मोनोसियस पौधे। ऐसे पौधे जिनमें नर और मादा एक ही पौधे पर स्थित होते हैं, लेकिन अलग अलग फूल के अंदर। समझ गए? मतलब पौधा तो एक है पर उसमें नर फूल अलग जगह और मादा फूल अलग जगह लगा होता है। जैसा आपने इसका बेस्ट एग्जांपल मक्का है। मक्का में आपने देखा होगा, मक्का का जो पौधा होता है उसमें जो सिट्टा निकला होता है, सिट्टा, इस पर बाल बाल होते हैं ना, बाल, सिट्टा होता है, और उसके ऊपर जो मंजरी निकली होती है, ये तो भुट्टा होता है, मक्का का भुट्टा, और ऊपर नर मंजरी होती है, नर मंजरी, और इनको बोलते हैं टेसल। क्या बोलते हैं? टेसल बोलते हैं, टेसलिंग बोलते हैं इनको, टेसल। और इनको बोलते हैं सिल्क। क्या बोलते हैं? सिल्क बोलते हैं, सिल्किंग बोलते हैं। तो सिल्क तो मादा फूल है भैया और टेसल नर भाग है। ऐसे पौधों को एक ही पौधे पर नर अलग जगह पे और मादा अलग जगह पर स्थित होते हैं, ऐसे पौधों को बोलते हैं भैया द्विलिंगी। क्या बोलते हैं? और ये देखो काय में होता है, मक्का में नहीं होता है, कुकुरबिटेसी में भी होता है। कुकुरबिटेसी में क्या आते हैं? खीरा, ककड़ी, करेला, टिंडा, ये सब कुकुरबिटेसी में आते हैं। और इनमें सब में नर और मादा एक ही पौधे पर अलग अलग स्थान पर होते हैं। आंवले में भी होती है भैया, ये सब देखा होगा आपने। आंवले में नर और मादा फूल एक ही पौधे पर अलग अलग स्थान पर स्थित होते हैं। आंवले में आपने देखा होगा कि फूलों का झड़ना एक बहुत बड़ी समस्या है आंवले में। और वो आंवले में फूलों की झड़ने की समस्या पता क्यों है? क्योंकि नर फूल ज्यादा होते हैं मादा की तुलना में। तो नर फूल पे तो फल बनना नहीं है, उनको तो झड़ना ही है। तो ये जो फूल झड़ने की समस्या आंवले में पाई जाती है, उसका कारण होता है नर फूलों की अधिकता। हालांकि मादा फूल भी झड़ते हैं, परंतु नर फूलों की अधिकता के कारण फूल झड़ने की समस्या होती है आंवले में, क्योंकि नर और मादा फूल अलग अलग होते हैं एक ही पौधे पर। ऐसे पौधों को बोलते हैं द्विलिंगी। परंतु अंग्रेजी में देखो, यहां फिर कंफ्यूज मत होना, इसको बोलते हैं मोनोसियस। क्या बोलते हैं? द्वि, जबकि मोनो का मतलब तो एक होता है। ये तो हमने कई जगह पढ़ा है, मोनोसेकेराइड है। तो मोनो यहां पर मोनोसियस बोलते हैं और हिंदी में द्विलिंगी कहते हैं। इस अंग्रेजी और हिंदी को आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। और इसका एग्जाम्पल है मक्का। मक्का में आपको समझाया मैंने। इसी प्रकार से कुकुरबिटेसी, इसी प्रकार से आंवला, इनको बोलते हैं द्विलिंगी, मोनोसियस। तो और तीसरे पौधे होते हैं उभयलिंगी। देखिए उभयलिंगी में क्या होता है, आप दो तरह के पौधे पढ़े। उभयलिंगी में होता है एक ही पौधे पर एक ही फूल में, फूल अलग अलग नहीं है, एक ही पौधे पर एक ही फूल में नर और मादा का होना, जो क्या कहलाता है? उभयलिंगी कहलाता है। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं? हर्माफ्रोडाइट कहते हैं।
हर्माफ्रोडाइट, उभयलिंगी कहते हैं। देख लो, ध्यान से पढ़ लो भैया। एक ही पौधे पर एक ही फूल में नर और मादा का उपस्थित होना, जो सभी फसल 90% फूलों में यही होता है। क्या होता है भैया? बीच में मादा होती है, इसको बोलते हैं जायांग, और साइड में क्या लगे होते हैं? ये होते हैं उमंग। उमंग, ये उमंग लगे होते देखो आप, और बीच में जायांग होता है। जायांग मादा भाग, जननांग है भैया। और ये क्या है? उमंग, जो बोलते हैं नर जननांग होते हैं। ये पूरा फूल है। इस प्रकार से फूल में नर और मादा का होना एक ही फूल में एक ही पौधे पर, इसको कहते हैं उभयलिंगी, हर्माफ्रोडाइट। आपको इसको जो है ध्यान से पुनः सुन लेना है। पौधे तीन प्रकार के होते हैं, या तो एक लिंगी होगा, या द्विलिंगी होगा, या उभयलिंगी होगा। एक लिंगी में नर और मादा अलग अलग पौधे पर फूल होते हैं। नर पौधा पूरा, उस पर नर ही फूल होंगे, मादा पौधा मादा ही फूल होंगे। ये हो गया एक लिंगी। द्विलिंगी में क्या होता है? एक ही पौधे पर नर मादा होते हैं, लेकिन अलग अलग स्थान पर। मक्का इसका एग्जाम्पल है, आंवला इसका एग्जाम्पल है, जिसमें नर, मक्का में देखा नर मंजरी तो ऊपर होती है, और मादा जननांग भुट्टे पर जो बाल बाल होते हैं, सिल्की बाल होते हैं, उसको बोलते हैं मादा जननांग। और ऊपर जो चिट्टा सा निकला, ऊपर से निकला रहता है एक मंजरी सी, लंबे लंबे तंतु से फूल, वो होते हैं नर जननांग। दो हो गए। तीसरा है आपका उभयलिंगी, इसको अंग्रेजी में हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। ऐसे पौधे जिनमें नर और मादा दोनों एक ही पौधे पर एक ही फूल में होते हैं, इनको उभयलिंगी कहते हैं। और ये सभी पौधों में यही होता है। 90% फसलों में, पौधों में, सब में यही होता है। आपका गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का में नहीं, मक्का अलग हो गया भैया। बाजरा, ज्वार और बाजरा, मक्का नहीं बोलेंगे, आंवले में नहीं बोलेंगे, और सब में। पपीता को छोड़ देंगे, पपीता एक लिंगी हो गया। आंवला आपका क्या हो गया? आंवला, आंवला काय में आएगा? आंवला आ गया द्विलिंगी में। पपीता आ गया एक लिंगी में। कुकुरबिटेसी आ गया आपके द्विलिंगी में। बाकी सारे पौधे उभयलिंगी होते हैं, जिनमें एक ही जगह होते हैं। ये आपको टॉपिक है लिंग के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। कई बार पूछ लिया जाता है, छोटी सी बात है, इनको आपको ध्यान से याद रखना है। अब एक बहुत आती समस्या परागण की। परागण क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो हम परागण की बात करेंगे। एक होता है परागण, एक होता है निषेचन। है? परागण दो प्रकार का होता है। स्वपरागण होता है, पर परागण। निषेचन क्या होता है? निषेचन भी दो प्रकार का होता है। वही निषेचन किस प्रकार का? निषेचन में कई प्रकार बताएंगे आपको अभी हम। निषेचन तो क्या होता है कि जो जायांग पर उमंग आकर अंकुरित होता है और निषेचित करने की एक प्रक्रिया है। पहले हम बात करेंगे परागण की। क्या की बात करेंगे? परागण की बात करेंगे। देखो, परागण, परागण क्या होता है? नर में परागकण बनते हैं। नर में क्या बनते हैं भैया? नर में क्या बनते हैं? परागकण बनते हैं। नर पराग कण। और मादा में क्या बनते हैं? जायांग। जो आपको भी मैंने बताया था, जैसे कोई फूल है, उसका ये जायांग है, उसके ये परागकण लगे हुए हैं, ये आपके दल, बाह्य दल है, इस प्रकार का फूल है। ये देखिए आप, ये होता है बीच में जायांग। क्या है ये? जायांग। ये क्या है? ये पराग कोष कहेंगे इसको कहेंगे पुतंतु। पुतंतु जो नर भाग होते हैं, नर भाग होते हैं, ये मादा भाग है। इसमें से पराग कण निकलते हैं भैया। क्या निकलते हैं? पराग कण। पराग कण है। पराग कण निकलकर मादा के ऊपर जाकर निषेचन क्रिया करते हैं। अगर
उसी पौधे के परागकण उसी पौधे की मादा पर गिरते हैं तो क्या बोलते हैं? उसको स्वपरागण कहते हैं। उसी पौधे के परागकण उसी पौधे की जायांग पर गिरकर निषेचन करते हैं, बीज का निर्माण करते हैं तो स्वपरागण कहलाता है। और अगर दूसरे पौधे का परागकण आकर निषेचन करता है तो उसको पर परागण कहते हैं। पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए आपको कि परागण क्रिया क्या है। परागण क्रिया क्या है भैया? परागकणों का जायांग पर आकर आने की क्रिया, वो स्वपरागण हो सकती है या पर परागण हो सकती है। स्वपरागण में क्या होता है? उसी पौधे के परागकण उसी पौधे की जायांग को निषेचित करते हैं। पर परागण क्या होता है? दूसरे पौधे के परागकण आकर निषेचन करते हैं। यह तो है परागण की क्रिया। अब हम हमारी फसलें लेंगे, उनमें यह डिसाइड करेंगे कि किन किन फसलों में तो स्वपरागण होता है और किन किन फसलों में पर परागण होता है। देखो, हमारे बोटनी तो हमारे सिलेबस में है नहीं जो निषेचन और परागकण की क्रिया को ज्यादा डिटेल में पढ़े। हमको तो हमारी फसलों को समझना है कि हमारी फसलों में कौन कौन सा क्रिया होती है, स्वपरागण होता है या पर परागण होता है। देखिए, स्वपरागण जो जो फसलें स्वपरागित फसलें उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं आपको स्वपरागण में मूंगफली में। देखो, ऐसे फूल, देखो साफ लिखा हुआ है क्लिस्टोगेमी। कुछ फूल होते हैं जो क्लिस्टोगेमी होते हैं। क्या होते हैं? क्लिस्टोगेमी होते हैं। जो फूल कभी खुलते ही नहीं हैं, खुलते ही नहीं हैं। हाँ भैया, देखो इंपॉर्टेंट चीज, ऐसे फूल, मूंगफली का फूल पता क्या होता है? मूंगफली का फूल जब बनता है तो बनने के बाद वो खुलता ही नहीं है। अंदर ही उसका नर भाग है और अंदर ही उसका मादा भाग है। जायांग और पुतंतु दोनों अंदर है, तो उनके जो परागकण बनेंगे, इस स्वाभाविक बात है कि वो उसी के जायांग को निषेचित करेंगे। यानी मूंगफली में स्वपरागण होता है और स्वपरागण होने 100% स्वपरागण होता है। क्या होता है? 100% स्वपरागण होता है। पर परागण हो ही नहीं सकता क्योंकि उसका फूल खुलता ही नहीं है। और ऐसे फूलों को क्या कहते हैं? क्लिस्टोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया ऐसे फूलों को? मूंगफली के फूलों को कहते हैं क्लिस्टोगेमी, क्योंकि मूंगफली का फूल कभी खुलता ही नहीं है। ऐसे जो फूल खुलेगा ही नहीं उसमें होगा ही स्वपरागण। क्या होगा? स्वपरागण ही होगा भैया, सेल्फ पोलिनेशन ही होगा। एक हो गया स्वपरागण। दूसरे स्वपरागण देखो कुछ फसलों में होते हैं, गेहूं, जौ, जई, धान, ज्वार, इन सब में स्वपरागण होता है। और इसका कारण देखो आप, ये फूल होते हैं चेस्मोगेमी। इनकी हिंदी कुछ भी नहीं है भैया, ध्यान रख लें आप, इनको अंग्रेजी ही में ही कहेंगे। ये फूल होते हैं चेस्मोगेमी। क्या बोलते हैं? चेस्मोगेमी। ये क्या कहलाते हैं भैया? चेस्मोगेमी कहलाते हैं। चेस्मोगेमी, चेस्मोगेमी कौन से फूल होते हैं? ऐसे फूल जो खुलते तो हैं लेकिन परागण क्रिया के बाद में खुलते हैं। बंद है, उनके परागण क्रिया हो गई, परागण कौन सा होगा बंद के अंदर? स्वपरागण ही होगा, क्योंकि बाहर का परागण तो आ ही नहीं सकता उसके अंदर। तो ऐसे फूल जो खुलते जब हैं, जब उनमें परागण क्रिया हो जाती है, परागण क्रिया हो जाती है, ऐसे फूलों को बोलते हैं भैया चेस्मोगेमी। क्या बोलते हैं? चेस्मोगेमी। फ्लावर ओपन बट आफ्टर पोलिनेशन, परागण के बाद खुलने वाले फूलों को चेस्मोगेमी कहते हैं। और वो काय में होता है? गेहूं, जौ, जई, धान और ज्वार में होता है। स्वपरागण तो होता है, पक्का है, पर होता क्यों है? चेस्मोगेमी के कारण। तीसरा है टमाटर और बैंगन में भी स्वपरागण की क्रिया होती है। पता क्यों होती है? क्योंकि इसके जो जन्नांग है, स्टिग्मा, जायांग, जो जायांग है
क्या है, जायांग है, वो एंथर से घिरा रहता है। जायांग घिरा रहता है काय से, पुतंतु से। पुतंतु जो नर भाग होते हैं, नर पराकोष जिसमें होते हैं, पुतंतु होता है और उसको पराकोष कहते हैं, उनसे घिरा रहता है, एंथर से घिरा रहता है। कैसे घिरा रहता है, देखो इधर देखो, जैसे मैं आपको कोई फूल की संरचना बनाऊं, अगर ये मादा का जननांग है और इसके ऊपर इस प्रकार से, इस प्रकार के फूल, ये मादा भाग है भैया, और ये सारे क्या है, सारे नर है, ये इतने सारे, ये सारे नर ने मादा को घेर रखा है। इनके परागकण गिरेंगे जो कहां आएंगे, इसी पर गिरेंगे, इनके परागकण इसी में गिरेंगे भैया, है तो क्या होगा, इसमें स्वयंपरागण होगा। है ऐसी क्रिया काय में होती है, टमाटर और बैंगन में भी स्वयंपरागण होता है। और उसका कारण क्या है कि उसका जो मादा है, उसका जो जायांग है, वो नर भागों से, पुतंतु से घिरा रहता है। स्वयंपरागण होता है टमाटर और बैंगन में। इसके बाद देखिए, मटर में, दालों में और सोयाबीन में भी स्वयंपरागण होता है। काय में, मटर में, दालों में और सोयाबीन में, क्योंकि इसमें जायांग मादा भाग और नर भाग पुतंतु, यानी इसको बोलते हैं आपको एंथर, नर भाग को एंथर बोलते हैं, पुतंतु बोलते हैं, और मादा भाग जायांग है। वो सारे के सारे जो फूल से घिरे रहते हैं, ऊपर फूल कवर करके रखता है। अब जैसे ये मादा भाग है, ये नर भाग है, अब इसके जो दल और बाह्य दल होते हैं ना, पूरे बड़ और बाह्य दल, बड़े बड़े दल और बाह्य दल इस प्रकार से पूरा का पूरा घेर के रखते हैं, यानी बाहर का कोई परागकण इसके अंदर आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसके फूलों के कुछ हिस्से होते हैं, वो उनको घेर के रखते हैं। नर और मादा दोनों को घेर के रखते हैं, तो बाहर का परागकण आ ही नहीं सकता, तो क्या होगा, स्वयंपरागण होगा। ये काय में होता है, मटर में होता है, दालों में होता है, सोयाबीन में होता है। अब देखिए, एक स्वयंपरागण में ही थोड़ा सा आगे और मैं आपको समझाना चाहता हूं, कुछ फसलों में स्वयंपरागण होता है। यह ज्वार की बात करी है पेपर ने, तो इनमें स्वयंपरागण ही होता है, परंतु कुछ कुछ स्थितियों में इनमें परपरागण भी संभव है। वो किस किस में होता है, ज्वार में, कपास में, सूरजमुखी में और अरहर में कुछ परसेंटेज में परपरागण भी हो सकता है। इसको बोलते हैं ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप, मतलब प्राय नहीं, संभावना है, संभावित परपरागित फसलें, संभावित परपरागित फसलें, मतलब कुछ परपरागण हो जाता है इनमें। तो ये थोड़ी सी एक आपको परागण की क्रिया, क्योंकि देखो स्वपरागण परपरागण जो ही आप अपन पढ़ेंगे आगे तो इस चर्चा चलेगी कि साहब ये गेहूं की फसल है, इसमें स्वपरागण होता है, परपरागण होता है, जो में पढ़ेंगे आप अलग अलग पढ़ेंगे, तो हम पहले उसको एक बार समझ तो लें कि स्वपरागण क्या होता है, परपरागण क्या होता है। अगर में स्वपरागण होता है तो क्यों होता है, जैसे आप मक्का में पढ़ोगे, आप मक्का पढ़ोगे, आप मक्का में परपरागण होता है, परपरागण होता है, परंतु पता परपरागण क्यों होता है इसमें, क्योंकि ये क्या होते हैं, प्रोटोएंड्रस होते हैं। अब ये क्या होते हैं, प्रोटोएंड्रस क्या होते हैं, प्रोटोगाइनी क्या होते हैं, प्रोटोगाइनस क्या होते हैं, अभी चर्चा करेंगे इसकी। खूब क्वेश्चन आता है, पूर्ण पूर्वता, पूर्ण पूर्वता मतलब क्या, ये भी एक है, परपरागण पढ़ेंगे, उसमें चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल अपन स्वयंपरागण कर रहे हैं, चलो आगे अपन चलेंगे और अपन अब लेंगे परपरागण की फसलों में परपरागण जो होता है उनमें क्या क्या होता है। देखिए, परपरागण का मतलब होता है दूसरे पौधे के परागकण आकर निषेचन करे, दूसरे पौधे से आकर परागकण, फसल तो वही होगी लेकिन स्वपरागण नहीं होता। उनके कारण क्या क्या होते हैं, देखिए नंबर एक, ये हो या तो जो फूल होते हैं ना, वो नर और मादा दोनों फूल अलग अलग होते हैं, दोनों फूल
अलग अलग होते हैं और उनकी दो कंडीशन हो सकती है। नर और मादा फूल की अलग अलग होने की दो कंडीशन हो सकती है, एक पौधे पर अलग अलग होना या पौधे ही अलग अलग होना। अभी हमने एक लिंगी, द्विलिंगी और उभयलिंगी पढ़ा, उसी के प्रकार है। एक पौधे पर नर और मादा का अलग अलग होना या फिर अलग अलग पौधे हो जाना, दोनों ही क्रिया में पर परागण होने की संभावना रहती है। अगर दोनों पौधे अलग अलग है उसमें तो पर परागण होगा ही होगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो इसको भी दो भागों में बांटा है। देखो किस कैसे बांटा है। एक को तो बोलते हैं ये थोड़ा इंग्लिश में है, आपको मैं हिंदी में समझाते हुए चलूंगा, आपको इसको हिंदी में नोट डाउन करना है। मोनोसियस हमने आपके, और डायोसियस, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विलिंगी कहा था भैया इसको, द्विलिंगी, और इसको कहा था एक लिंगी। देखो आप यहां जाके अंग्रेजी और हिंदी इसलिए अलग अलग कंफ्यूज हो गई, डाई लिखा हुआ था, इसको बोलते हैं द्विलिंगी और इनको बोलते हैं एक लिंगी। ये तो हमने बात की थी ना, कहां में बात की थी, मक्का में बात की थी, मक्का में था मोनोसियस, मतलब नर और मादा फूल एक ही पौधे पर अलग अलग स्थापित होना। और इसमें कहा था नर और मादा अलग अलग पौधे होना। पपीता में बताया आपको, खजूर में बताया, और मैंने भांग का भी आपको एग्जाम्पल दिया था, मक्का का, कुकुरबिटेसी का इसमें एग्जाम्पल दिया था। इसके बाद देखिए अगला मैं ले रहा हूं, ये तो हो गया किन परिस्थितियों में भी पर परागण होता है, और किन परिस्थितियों में पर परागण हो सकता है, प्रोटोएंड्रस, प्रोटोगाइनी, इसको बोलते हैं हिंदी में देखो नर भाग का जल्दी पक जाना मादा से। मक्का में क्या होता है, मादा से पहले नर भाग परिपक्व हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, इनको बोलते हैं प्रोटोएंड्री। क्या बोलते हैं, मक्का में होता है भैया। मक्का में होता क्या है, ऊपर तो होते हैं नर भाग जो अलग निकला होता है, और भुट्टे पे होते हैं मादा भाग। तो नर भाग है ऊपर का, वो पहले ही पक जाता है, परिपक्व हो जाता है। जब मादा परिपक्व होती है उसके पहले ही पक जाता है, उसके पूरे परागकण उस समय तक खत्म हो चुके होते हैं जब मादा तैयार होती है। तो कौन सा परागण होगा, पर परागण होगा। मक्का में पर परागण होता है, परंतु कारण क्या है, प्रोटोएंड्रस, मतलब पूर्ण पूर्वता। इसको हिंदी में बोलते हैं भैया पूर्ण पूर्वता, नर भाग या पुमंग का जल्दी पक जाना, पूर्ण पूर्वता। इसको पूर्ण पूर्वता के कारण मक्का में क्या होता है, पर परागण होता है। इधर देखो बाजरा में, कपास में और गेंदा में, इनमें भी पर परागण होता है। लेकिन कारण क्या है, इसमें क्या है, मादा भाग जल्दी पकते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में तो मादा जननांग का जल्दी परिपक्व हो जाना। नर जननांग से मादा जननांग पहले पक जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, बाजरे में, कपास में और गेंदा में। इनको बोलते हैं प्रोटोगाइनी। क्या बोलते हैं, आपको देखो ये चैप्टर टफ लग रहा होगा पर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप ध्यान से समझ लेंगे तो आप सुखी रहेंगे, आगे की समस्याएं कम हो जाएगी। तो मक्का में और बाजरा में क्या अंतर हो गया, मक्का में तो जो है नर भाग पहले पक जाते हैं इसलिए पर परागण होता है, बाजरे में क्या होता है, मादा भाग जल्दी परिपक्व हो जाते हैं इसलिए पर परागण होता है। इसके साथ साथ कपास और गेंदा भी है? और क्या कारण है भैया जो है पर परागण होने के, देखिए आप पर परागण होने के और क्या कारण हो सकते हैं। अलसी में देखो आप, अलसी में देखिए, अलसी में क्या होता है, जो फूल के अंदर जायांग और पुमंग होते हैं वो अलग अलग ऊंचाई के होते हैं, अलग अलग ऊंचाई के होते हैं। देखिए कैसे अलग अलग ऊंचाई के होते हैं, देखो आप मेरी बात सुनो। अलसी में क्या होता है, जो जैसे ये मादा भाग है और यहां से निकले नर भाग, नर,
नर के पुमंग जो है वो छोटे रह जाते हैं। कैसे रह छोटे को? मादा तो देखो यहां पे, ये तो नर भाग है और ये मादा भाग है, तो नर तो रह गए नीचे। अब ऊपर कैसे जाएंगे? परागकण उड़ के, ऊपर परागकण उड़ के कैसे जाएंगे? जा नहीं पाते हैं, ये परागकण तो नीचे जाएंगे, नीचे तो गिरेंगे, इसीलिए इनमें स्वयं निषेचन हो ही नहीं पाता है। इसलिए दूसरे कीटों के द्वारा परागकण लाकर निषेचन कराया जाता है। अळसी में अलग अलग ऊंचाई के नर और मादा होने के कारण स्वपरागन नहीं हो पाता है अळसी में। ऐसे ही रिजके में क्या होता है भैया? जो रिजके में क्या होता है? जो उसका मादा का जो जननांग होता है उसके ऊपर एक मोम की जैसी परत चढ़ी रहती है, मोम की जैसी परत। और मोम की जैसी परत होने के कारण जब कीड़े आके उसको हटाते हैं तब जाकर निषेचन होता है, इसलिए पर परागण होता है। स्वपरागण होता ही नहीं किसमें? रिजके में। इसके अलावा देखो आप, एक और नई चीज मिल गई आपको, और पर परागण मूली में, सरसों में, तंबाकू में और सूरजमुखी में, इन चारों में पर परागण इसलिए होता है क्योंकि इसमें सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है, मतलब स्व अनिश्चितता पाई जाती है। क्या बोलते हैं इसको? स्वबंध्यता। स्वबंध्यता क्या बोलते हैं इसको? स्वबंध्यता, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। काय में? सरसों में, तंबाकू में, सूरजमुखी में और मूली में, इनमें स्वनिषेचन होता ही नहीं है। अगर खुद के परागकण खुद के जायांग पर गिर भी गए, आ भी गए, तो वहां पर वो अंकुरित ही नहीं होते हैं, इसलिए वो निषेचन खुद का लेता ही नहीं है। दूसरा परागकण आएगा जब ही निषेचित होगा, खुद का तो परागकण निषेचित ही नहीं होता है। इसको बोलते हैं स्वबंध्यता, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, स्वबंध्यता कहते हैं। सरसों में, तंबाकू में, सूरजमुखी में और मूली में ऐसा होता है कि खुद के परागकण, खुद एक पौधे की बात कर रहा हूं, एक पौधे के जो परागकण निकले दूसरे उसकी मादा पर जाके गिरे तो अंकुरित ही नहीं होंगे, अगर दूसरे पौधे के परागकण आ रहे हैं तो अंकुरित हो जाते हैं। इसको बोलते हैं स्वबंध्यता। स्वबंध्यता, खुद की बंध्यता, खुद का नहीं होगा, इसको बोलते हैं भैया सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। और एक और कारण है भैया जिसके कारण से पर परागण होता है, और वो है कि कुछ फूलों में जो परागकण होते हैं वो जर्मिनेट नहीं होते हैं, मतलब कार्यशील नहीं होते हैं। परागकण, कुछ ऐसे फूल होते हैं जो परागकण कार्यशील ही नहीं होते हैं, उनमें अंकुरण की क्षमता ही नहीं होती है, और इनको बोलते हैं मेल स्टेरिलिटी, मतलब नरबंध्यता बोलते हैं इसको। नर मतलब उनके परागकण अंकुरित ही नहीं होते हैं। ठीक है, ये छोटी सी एक स्टोरी थी पर परागण और स्वपरागण की। जब हम आगे इस प्रकार की चीजें आएगी तो उनको थोड़े सहज होके सोल्व कर पाएंगे। अब हमारा देखो एक चीज और बहुत पूछी जाती है, पौधा C3 है, पौधा C4 है, या फिर कोई दूसरा एक होता है काम प्लांट और कहते हैं, अभी बताऊंगा आपको काम प्लांट क्या होते हैं। C3 पौधा क्या होता है, C4 पौधा क्या होता है। भाई हमको C3 C4 तो याद कर लेंगे कौन कौन से हैं, पहले हम समझ तो लें कि आखिर C3 क्या होता है और C4 क्या होता है, या फिर काम प्लांट, काम CM काम प्लांट किसे कहते हैं। देखिए पहली बात तो C3 और C4, ये C3 का मतलब है 3 कार्बन और C4 का मतलब है 4 कार्बन। ये पहली बात तो ये समझ ले, जो ये तो अलग ही चीज है, इसका काम का पूरा नाम तो है क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। इसमें अलग प्रकार का मेटाबॉलिज्म होता है, संश्लेषण होता है। अब ये जो 3 कार्बन और 4 कार्बन है, ये बला क्या है, इसके बारे में आपको बता रहा हूं मैं। देखो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सब पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है
प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा भोजन का निर्माण होता है। पौधों में भोजन का निर्माण होता है और वो उसकी वृद्धि में काम आता है, और वही भोजन जो निर्माण होता है वही संचय होता है फलों में, बीजों में, दानों में। गन्ने में रस बनेगा उसी से, आलू में कंद बनेगा, टमाटर का फूल बनेगा, आम का फल बनेगा। जो भोजन का संग्रह होगा उसका निर्माण प्रकाश संश्लेषण से होता है। आपके मक्का के बीज दाने बनेंगे इतने सारे, आपके इतना बड़ा पौधा होगा मक्के का, वो कहां से हुआ? सारा जो भोजन का जो निर्माण हुआ वह प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब इन दोनों की, इस तीनों की ही, इन तीनों में प्रकाश संश्लेषण की अलग अलग तरीका है। इन तीनों का खाना बनाने का तरीका अलग अलग है। कोई तो जो है ये बना लें कि सिगड़ी पे खाना बनाता है, कोई चूल्हे पे बनाता है, और कोई गैस पे बनाता है। इसको एक प्रकार समझ सकते हो आप। तीनों का भोजन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, भोजन बनाने की प्रक्रिया थोड़ी अलग अलग है, इसलिए इनको C3, C4 और काम प्लांट कहते हैं। C3 में तो क्या होता है जी, देखो, और पहली बात तो ये जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो होता क्या है, देखो आप इधर ध्यान से देखेंगे आप। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पौधे वातावरण से, मिट्टी से, मृदा से लेते हैं वो जल, क्या लेते हैं? जल, यही लेते हैं। और इसके बाद सूर्य का प्रकाश होता है। क्या होता है? सूर्य का प्रकाश होता है। और पौधे में होता है हरा रंग, हरित लवक। हरित लवक में काम होता है ये, क्योंकि ये काम हरित लवक में होता है। और सूर्य का प्रकाश गिरता है, वातावरण से आ गई कार्बन डाइऑक्साइड और मृदा से आ गया पानी, और इससे क्या निर्माण होता है भैया? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया है, देखो कितनी इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, इससे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो ये होता कैसे है? कौन कौन सी प्रक्रिया अंतर, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, उन रासायनिक अभिक्रियाओं का इनमें अंतर है। होता तो सब में प्रकाश संश्लेषण है, सब में ये होता है, परंतु उनका प्रोसेस अलग अलग है। इसमें तो क्या होता है भैया, जब कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड सबसे, द इनिशियल प्रोडक्ट ऑफ कार्बन एसिमिलेशन इज 3 कार्बन कंपाउंड। इनमें सबसे पहले जब कार्बन डाइऑक्साइड आती है तो 3 कार्बन की श्रृंखला PGA, फॉस्फो, इसको ढंग से आप लिख लें, नोट डाउन कर लें। पहले एक बार दोबारा मैं मिटा के दिखाता हूं इसको। यहां पे क्या, 3 कार्बन की श्रृंखला में, 3 कार्बन की श्रृंखला जो होती है वो होती है फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, PGA। 3 कार्बन की श्रृंखला है, क्या है ये? PGA। सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है तो सबसे पहला उत्पाद ये बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में, याद रखें आप, ध्यान से सुने, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के बाद पहला उत्पाद जो बनता है वो 3 कार्बन की श्रृंखला PGA बनता है। इसलिए इन पौधों को C3 कहते हैं। 3 कार्बन की श्रृंखला जिनमें बनती है उनको C3 कहते हैं, कार्बन श्रृंखला। और ये जो प्रक्रिया है उसको केल्विन साइकिल कहते हैं। ये जो प्रक्रिया बनेगी ना 3 कार्बन वाली, वो कहां में बनेगी? केल्विन साइकिल में बनेगी, 3 कार्बन की श्रृंखला बनेगी। ऐसे ही इन पौधों में क्या होगा भैया? इन पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलेगी तो उसमें भैया 4 कार्बन, कितने कार्बन? 4 कार्बन का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का निर्माण होगा, OAA बनेगा। क्या बनेगा? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का निर्माण होता है। और ये जो है इस प्रक्रिया को बोलते हैं, ये कहलाती है हेच एंड स्लेक साइकिल। ये तो थी केल्विन साइकिल, ये हेच एंड स्लेक साइकिल। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं हैं दोनों ही। या इन पौधों में केल्विन साइकिल होती है
और 3 कार्बन श्रृंखला पीजीए बनता है, इसमें हेचेन साइकिल होती है, 4 कार्बन श्रृंखला मिलती है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये मात्र अंतर है। ठीक है, इसके बाद और क्या होता है, इनमें क्या क्या अंतर है, दोनों में थोड़ा सा अंतर भी चर्चा कर लें। इनमें लोअर वाटर यूज एफिशिएंसी है, क्या है भैया, इनमें फोटोसिंथेटिक रेट आर हायर, इनमें तो फोटोसिंथेटिक की तो दर है, प्रकाश संश्लेषण की दर है, वो अधिक होती है और इसमें कम होती है। और देखो इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, पहले दोनों की काम की बात बाद में कर लेंगे अपन। ये काय में होता है, देखो आप, गेहूं, जौ, जई, धान, कपास, सूरजमुखी और आलू में होती है क्या, C3 की प्रक्रिया। जबकि C4 काय में होता है, ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना, तिल में होती है C4 की प्रक्रिया। ये ठंडे और नम फसलों में होती है और ये काय में होती है, शुष्क और नमी की कमी होती है, वहां पर ये प्रक्रिया होती है। ये अंतर है इन दोनों में। C3 में मुख्य अंतर क्या है, 3 कार्बन की श्रृंखला, केल्विन साइकिल। इसमें क्या है, 4 कार्बन की श्रृंखला, हेचेन-सेक साइकिल। ये मुख्य अंतर है। और इनके एग्जाम्पल, गेहूं, जौ, जई, धान, कपास, सूरजमुखी, आलू, ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना, तिल। ये देखो लगभग इसमें खरीफ की फसलें, सारी तो नहीं कह सकता, इसमें सारी की सारी खरीफ की फसलें हैं। इसमें रबी की फसलें, धान तो आ गया खरीफ का, परंतु ऑलमोस्ट है। इसको याद करने का ये तरीका है। ठीक है, C3 पौधे और C4 पौधे। अब एक पौधे और होते हैं, एग्जाम्पल आ जाता है कई बार, काम प्लांट। इनमें भी वही प्रकाश संश्लेषण का ही प्रोसेस है। इनमें क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो क्या होती है, इसमें क्रेसियन एसिड मेटाबॉल। पहली बात तो ये होती काय में, देखो ये सामान्य फसलों में नहीं हो रही है, ये होती है कैक्टस में और पाइनएप्पल में, अनानास में और कैक्टस में होता है ये, है ना। और इसमें जो साइकिल है उसका नाम है कैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, काम नाम है इसका। ये जो प्रक्रिया है, जो वहां केल्विन साइकिल थी या हेचेन-सेक साइकिल है, या क्या है, काम प्लांट, काम साइकिल, काम कैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म है। इसमें एक विशेष बात, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, इनके जो पर्णरंध्र है, स्टोमेटा है, वो रात में खुलते हैं। पर्णरंध्र कब खुलते हैं भैया, स्टोमेटा रात्रि में खुलते हैं। पर्णरंध्र रात्रि में है और दिन में बंद रहते हैं। किसमें, काम प्लांट में। काम प्लांट में स्टोमेटा जानते हैं हम, पर्णों पर पाए जाते हैं, निचली सतह पर ज्यादा पाए जाते हैं। पर्णरंध्र जिनसे वाष्पोत्सर्जन होता है, और वो पर्णरंध्र रात्रि में खुलते हैं, दिन में बंद रहते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या है, कैक्टस और पाइनएप्पल। कैक्टस और पाइनएप्पल। ये थोड़ी सी एक स्टोरी थी, मैंने कोशिश की है C3 और C4 प्लांट को समझाने की। एक छोटा सा एक बिंदु और है इसमें, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी खूब पूछा जाता है भैया। क्या होता है, फोटो पीरियोडिज्म, दीप्तिकालिता, प्रकाश अवधि का प्रभाव। सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है, कुछ पौधे रबी की होती है, भाई रबी की फसलें रबी में उगेगी, खरीफ में नहीं उगेगी, खरीफ की फसलें खरीफ में उगेगी, रबी में नहीं उगेगी। ये क्या चक्कर है, इसका कारण है भैया उसका पुष्पीकरण। हर पुष्प को, किसी भी पुष्प को खिलने के लिए, निर्माण होने के लिए, उनके बनने के लिए एक निर्धारित प्रकाश की अवधि है। उस प्रकाश अवधि से अधिक होने पर वो पुष्पीकरण नहीं होगा, या कम होने पर पुष्पीकरण नहीं होगा। इसको बोलते हैं दीप्तिकालिता। दीप्तिकालिता या फोटो पीरियोडिज्म किसे कहते हैं, किसी भी पौधे के, किसी भी फसल के पुष्पों के लिए, पुष्पीकरण के लिए जो प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है। प्रकाश अवधि 8 घंटे चाहिए, 10 घंटे चाहिए, 12 घंटे चाहिए, इस प्रकाश अवधि को दीप्तिकालिता कहते हैं, फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटो पीरियोडिज्म। क्या कहते हैं, फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं, प्रकाश कालिता है, दीप्तिकालिता फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं। ये कैसे होता है फोटो पीरियोडिज्म, देखिए आप, ये सुनो मेरी बात। 3 प्रकार के पौधों बांटे गए हमने,
खूब क्वेश्चन आता है। एसडीपी, एलडीपी, डे न्यूट्रल प्लांट, डीएनपी हिंदी में कहते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट, शोर डे प्लांट, एलडीपी लॉन्ग डे प्लांट, एसडीपी शॉर्ट डे प्लांट, लघु दीप्तिकालिका, कम प्रकाश चाहिए, दीर्घ दीप्तिकालिका, ज्यादा प्रकाश चाहिए, प्रकाश कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 3 प्रकार के पौधे हैं भैया, देख लो आप, ध्यान से सुनेंगे। इसको पुष्पीकरण को 8 घंटे से कम प्रकाश चाहिए, ध्यान से सुन लीजिए, 8 घंटे से कम चाहिए। कम का मतलब कम है, ज्यादा नहीं है, कम। 8 घंटे प्रकाश दीजिए इसको 8 घंटे से कम प्रकाश चाहिए। इनको बोलते हैं एसडीपी, पुष्पीकरण को, फूल बनने को। और प्रकाश अवधि का मुख्य प्रभाव पुष्पीकरण पर ही पड़ता है। दूसरा, 12 घंटे से अधिक प्रकाश चाहिए इसको, एलडीपी को, दीर्घ दीप्तिकालिक पौधों को। इन पौधों को 12 घंटे से ज्यादा प्रकाश चाहिए इसके पुष्पीकरण के लिए। पुष्पीकरण के लिए 12 घंटे से ज्यादा चाहिए, इनको 8 घंटे से कम चाहिए। और इन पर प्रकाश अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इनको साल में कभी भी बोया जा सकता है। डे न्यूट्रल प्लांट को, दिवस निष्प्रभावी पौधों को साल में कभी भी बो दो, फूल बन जाएंगे, उग जाएंगे, बीज फल बन जाएंगे, निर्माण हो जाएगा। तो 3 प्रकार के पौधे हैं, 8 घंटे से कम चाहिए, 12 घंटे से ज्यादा चाहिए, या प्रभाव कोई नहीं पड़ता है। इनको एसडीपी, लो एलडीपी और डे न्यूट्रल प्लांट कहते हैं भैया। इनके एग्जाम्पल देख लो आप जितने भी एसडीपी है, शॉर्ट डे प्लांट है, वो देखो आप, सारी खरीफ की फसलें मिलेगी आपको इसमें। बाजरा, ज्वार, मक्का, तंबाकू, भांग, सोयाबीन, मूंग, उड़द, शॉर्ट डे प्लांट है। क्या बोलते हैं इसको? शॉर्ट डे प्लांट। ये क्या है? लॉन्ग डे प्लांट है। मूली, पालक, चुकंदर, प्याज, रिजका, चना, सारे क्या है? लॉन्ग डे प्लांट है। और ये क्या है? जिनका प्रकाश अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा पूछा जाता है टमाटर, साल में कभी भी उगा लेते हैं टमाटर को, सूरजमुखी को कभी भी उगा लेते हैं, सूरजमुखी को, मटर को, खीरे को, और धान की एक किस्म को, IR8 को भी। ये भी धान नहीं, धान की किस्म कौन सी? IR8। कौन सी किस्म है? IR8 भैया। इन प्रकार से ये 3 प्रकार के पौधे होते हैं। 8 घंटे से कम प्रकाश चाहिए, 12 घंटे से ज्यादा प्रकाश चाहिए, इसको ध्यान रखना है। 12 घंटे नहीं, 12 घंटे से ज्यादा, किसमें? एलडीपी में। और इसमें 8 घंटे नहीं, 8 घंटे से कम, और इसमें प्रकाश अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं भैया, देखो आप नीचे, शॉर्ट डे होते हैं, शॉर्ट डे है प्लांट, परंतु फैकल्टेटिव है। इनमें है तो शॉर्ट डे के प्लांट, शॉर्ट डे में होता है, परंतु ज्यादा प्रकाश मिलने पर भी पुष्पीकरण तो हो जाता है, हालांकि समय ज्यादा लगता है, समय ज्यादा लग जाता है फिर कुछ फूल आने में, इसलिए इनको फैकल्टेटिव कहते हैं। शॉर्ट डे प्लांट कौन सा? फैकल्टेटिव, गन्ना, कपास और धान है। और इसी प्रकार से लॉन्ग डे प्लांट है ये, परंतु फैकल्टेटिव है। फैकल्टेटिव है मटर, गेहूं, जौ, सलजम, जई और बरसीम। लॉन्ग डे प्लांट परंतु फैकल्टेटिव। ये इस प्रकार का जो है दीप्तिकालिता या फोटो पीरियोडिज्म के बारे में बताया, और ये फसलों में बहुत काम आएगा हमको। आज ये चैप्टर आपका कुछ आपके लैंगिक जनन के बारे में समझाया मैंने आपको। देखो आज अपन थोड़ी ब्रीफ समरी कर लेते हैं, अपन क्या क्या हमने पढ़ा है आज। सबसे पहले तो पौधों को एक लिंगी, द्विलिंगी, उभयलिंगी है। एक लिंगी पौधे नर और मादा अलग अलग पौधे होते हैं। द्विलिंगी पौधे नर और मादा एक पौधे में होते हैं लेकिन अलग अलग स्थान पर होते हैं। और उभयलिंगी पौधे एक ही फूल के अंदर नर और मादा दोनों एक ही होते हैं। ये हो गया भैया लिंग के आधार पर। पर परागण और स्वपरागण। स्वपरागण है या पर परागण है? स्वपरागण तो क्यों है? मूंगफली में स्वपरागण ही होगा, फूल खुलता ही नहीं है। गेहूं, जौ, जई, धान में स्वपरागण ही होगा क्योंकि फूल खुलता तो है पर परागण के बाद खुलता है। टमाटर, बैंगन में स्वपरागण होगा क्योंकि इसका मादा जो है वो नर भागों से घिरा रहता है। मटर, दालें, सोयाबीन में भी
स्वयंपरागण ही होगा, क्योंकि इसके नर और मादा दोनों इसके दल और बाह्य दलों से, फूल के दल और बाह्य दलों से घिरा रहता है, अंदर के अंदर ही परागण होगा भैया। इसी प्रकार से परपरागण की बात करें अपन, परपरागण ही होगा, मक्का में परपरागण ही होगा। क्यों होगा मक्का में परपरागण? क्योंकि ये क्या होता है, मक्का तो प्रोटोएंड्री है हालांकि, पर इसमें मोनोसियस प्लांट जो अलग अलग स्थान पर लगे होते हैं, द्विलिंगी बोलते हैं मोनोसियस को, इसको एकलिंगी बोलते हैं, जो पौधे ही अलग अलग होते हैं। मक्का बताया प्रोटोएंड्री है, प्रोटोएंड्री पूर्ण पूर्वता, नर भाग जल्दी पक गए, मादा भाग जल्दी पक गए, प्रोटोगाइनी। अरसी में क्या हुआ, अलग अलग लंबाई के हो गए नर और मादा। इसके में क्या हुआ, उसके जायांग पर परत आ गई वैक्स की, मोम की परत आ गई, जो कीड़े आके हटाएंगे। देखो सरसों, तंबाकू, सूरजमुखी में क्या हुआ, खुद के परागकण खुद के जायांग पर अंकुरित नहीं होते, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, स्वबंधता है उसके अंदर, खुद के तो उगेंगे नहीं, दूसरे गिर जाएंगे, है इस प्रकार का, इसलिए इनमें परपरागण होगा। C3 C4 में क्या देखा आपने, C3 प्लांट में 3 कार्बन की श्रृंखला PGA ऑस्मोग्लिसरिक एसिड, C4 में 4 कार्बन की श्रृंखला ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बना, और इसमें क्या बना, क्रेसुलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये अलग प्रकार के पौधे होते हैं। इसकी साइकिल को केल्विन साइकिल कहते हैं, इसको एसिड सिलेक्ट कहते हैं, और इसके एग्जांपल है भैया। इसी प्रकार से हमने प्रकाश अवधि के आधार पर पौधों को 3 भागों में बांटा, SDP, LDP। SDP 8 घंटे से कम प्रकाश चाहिए, LDP 12 घंटे से ज्यादा प्रकाश चाहिए, और डे न्यूट्रल प्लांट दिवस इस प्रभाव में प्रकाश का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है? तो इस प्रकार उनके एग्जाम्पल है ये। इस प्रकार से आज का ये चैप्टर यही समाप्त होता है। थैंक यू।